अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5 है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है और इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है और कौन कौन से फैक्टर जो हैं इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ हमारे पास होती हैं तो कैसे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये स्टूडेंट वो एनर्जी होती है जो हम आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन की वजह से भी रिलीज़ हो सकती है। और इसके अलावा ये टेंडेंसी होती है न्यूक्लियस की, यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। बाहर से फॉर एग्जांपल आ रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये वो पावर है कि जिस पावर के थ्रू न्यूक्लियस जो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वेलकम करता है। एक तो कॉन्सेप्ट सिंपल है ना कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एनर्जी होती है जब हम गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस वक्त जब रिलीज़ होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो एक दूसरे अल्फाज में हम इस तरह बोल सकते हैं कि हाउ मच न्यूक्लियस अट्रैक्ट या हाउ मच न्यूक्लियस वेलकम द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, कितनी ताकत से वो वेलकम करता है न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को। तो मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एंड सो ऑन। तो सबसे पहली बात कि ये जो प्रॉपर्टी है ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाली, ये मोस्टली जो होती है ये नॉन मेटल के लिए होती है। नॉन मेटल के लिए इसलिए कि अगर हम मेटल लेते हैं तो मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, वो प्रेफर करती हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें बजाय इसके कि गेन करें। तो जितनी भी नॉन मेटल हैं वो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। तो ये मोस्टली जो प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की ये नॉन मेटल्स की होगी। दूसरी चीज़ कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हमने लिखी हुई हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है, तो ये गैसियस होना चाहिए। गैसियस फेज़ में इसलिए होना चाहिए, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के वक्त भी बात की थी कि गैसियस फेज़ इसलिए लेते हैं ताकि किसी और इन्फ्लुएंस से जो है ना फ्री हो एटम। ठीक है, तो गैसियस फेज़ में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो हमारे पास होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहाँ पे माइनस जो नेगेटिव का साइन है वो ये बता रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एनर्जी है वो रिलीज़ हुई है और दैट प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ रिलीज इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर हम सल्फ़र की एग्जांपल लेते हैं तो सल्फ़र में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसका भी हमने गैसियस एटम लिया और गैसियस आयन में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है -200 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह अगर हम सेकंड, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और जो दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस्तेमाल होगी उसको हम नाम देंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। उसकी रीज़न ये है कि आपने एक यूनी नेगेटिव आयन ऑलरेडी बना लिया जिसके ऊपर -1 नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी गैसियस में कन्वर्ट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन उसमें अजाफी हैं ऑलरेडी और उसी में आप एक और नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है और उस रिपल्शन की वजह से आपको बाहर से एनर्जी
देनी पड़ेगी। जो फोर्सली आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगी, और इस दौरान जो प्रोसेस होगा वो हो जाएगा एंडोथर्मिक। सिर्फ और सिर्फ जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एक्सोथर्मिक होती है और नेगेटिव होती है। इसके अलावा जितनी भी हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ होंगी, लाइक सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, एंड थर्ड है, एंड सो ऑन, जितनी भी होगी सारे के सारे प्रोसेस जो होंगे वो एंडोथर्मिक हो। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन की हम बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का आपने गैसियस एटम लिया, उसमें आपने उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो वो यूनी नेगेटिव गैसियस आयन में कन्वर्ट हुआ। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई -141 किलो जूल पर मोल। अगर इसी में इस यूनी नेगेटिव आयन में एक और इलेक्ट्रॉन अब ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, तो प्रोसेस जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा। इस तरह अगर आपसे कोई बोले कि टोटल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना वो कैलकुलेट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे वो वैल्यूज़ बता देता है कि फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ये है, सेकंड की ये है, थर्ड की ये है, तो टोटल फाइंड आउट करें। तो आपने टोटल जो होगी इन सभी को सम कर देना है, और उस सम के थ्रू आप जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑक्सीजन की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डेल्टा एच टोटल जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसकी वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, डेल्टा एच वन जो है वो हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ है -141, और प्लस ये वाली वैल्यू 798 किलो जूल पर मोल। इसको आप कैलकुलेट करके तो डेल्टा एच टोटल जो है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो वैल्यू इस्तेमाल एनर्जी इस्तेमाल हुई है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसके फैक्टर। किन किन फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिपेंड करती है। ये जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, ये उसी तरह के फैक्टर हैं। एटॉमिक रेडियस, क्योंकि हमने बात की है कि हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और ज़ाहिर सी बात है अगर ऐड करना है तो न्यूक्लियस उस ऐड करने वाले इलेक्ट्रॉन को किसी हद तक अपनी तरफ खींचेगा। तो ज़ाहिर सी बात है अगर एटॉमिक रेडियस हुआ स्मॉल, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर सकता है जो बाहर से हम ऐड करेंगे। इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक रेडियस अगर स्मॉल होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों? कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ पुल करेगा। तो एटॉमिक रेडियस अगर हमारे पास स्मॉल आता है, ये डाउनवर्ड जो एरो है इसको हम शो कर रहे हैं कि अगर एटॉमिक रेडियस नीचे को आता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो होगी वो इसके इन्वर्स होगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसका मतलब हुआ कि अगर एटॉमिक रेडियस मतलब किसी एटम का साइज़ बहुत कम है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होगी वो हाई रहेगी। एटॉमिक रेडियस के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। इसी तरह शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट आपको पता है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अगर इस तरह हम ड्रा करते हैं, हमारे पास लेट से ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ऐसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल हैं या सब शेल हैं या ऑर्बिटल हैं इस तरीके से। तो हमें पता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से। इसी तरह तीसरे में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने देखा कि ये जो ये वाले दोनों के दोनों जो हैं इनको हम बोल सकते हैं इनर शेल, मतलब अंदर वाले शेल इनको हम बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं आउटर शेल।
तो इस न्यूक्लियस ने एक्चुअल में जो फोर्स लगाना था इनके ऊपर, ये जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरीके से नहीं लगा सकता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज शेल। जो इनर शेल हैं जो उनमें इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी वजह से न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अच्छा फोर्स नहीं लगा पा रहा ये। और यहाँ पे इसी को हम शील्डिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट हुआ ज़्यादा, अगर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट हुआ ज़्यादा तो इसका मतलब है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का पुल हो गया है कम। तो बाहर से जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू होगी वो कम आएगी। तो इसका मतलब है इसके साथ भी इन्वर्स रिलेशन है, शील्डिंग इफ़ेक्ट के साथ भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इन्वर्स रिलेशन है। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफ़ेक्ट होगा और उतनी ही कम वैल्यू जो है वो आयोनाइज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की आएगी। इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो इसका मतलब न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज़ हो रही है। और अगर न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज़ होती है तो जो न्यूक्लियस होता है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर सकता है। यू कैन से दैट ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी दी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। तो इसका मतलब हुआ इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू का। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास फैक्टर हैं। उसके साथ साथ अगर हम इनके पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड सबसे पहले पीरियड में आपको पता है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है क्योंकि बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। पहले ग्रुप वाले एक बॉन्ड बनाते हैं, दूसरे वाले दो, तो इसका मतलब उसके चार्ज कैपेसिटी बढ़ रही है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इसका मतलब प्रोटॉन नंबर बढ़ता है। आपको पता है कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर। और प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। तो उसी लिहाज से जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटल आती हैं और नॉन मेटल की वैल्यूज़ जो होती हैं वो हायर होती हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो चूंकि साइज़ कम होता जाता है, अट्रैक्शन बढ़ता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, तो उस वजह से भी आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा और उस दौरान ज़्यादा वैल्यू जो है वो एनर्जी की रिलीज़ होगी। तो इस तरह से वैल्यू जो है लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस हैं वो कौन कौन से हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इस वैल्यू ने होना है इंक्रीज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। लेकिन अगर आप गौर करें तो बरीलियम जो है ये लेफ़्ट पे है और इसके साथ आता है बोरॉन, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा केस नहीं होता। बरीलियम की वैल्यू ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। ये एक्सेप्शनल केस है इन पीरियड। इसकी रीज़न ये है कि जो बरीलियम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो आखिरी शेल होता है एस होता है और वो कम्प्लीटली फिल होता है। सेकंड ग्रुप वाला जो होता है 2s2, तो इसका जो शेल है लास्ट वाला या ऑर्बिटल है लास्ट वाला वो कम्प्लीटली फिल है। और एक चीज़ कम्प्लीटली फिल है तो उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो वैल्यू जो है वो उस तरीके की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वो ऐड नहीं करना चाहेगा और रिपल्शन होगी। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम ग्रुप में बात करते हैं तो ग्रुप में आप जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज़ करता है इंक्रीज़, जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज़ करते हैं सक्सेसिवली। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं
तो नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो बढ़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, शील्डिंग इफ़ेक्ट जो होता है वो भी बढ़ता है। तो हमने अभी बात की कि शील्डिंग इफ़ेक्ट अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है। ठीक हो गया, वैल्यू जो होगी डिक्रीज़ होगी और पीरियड में वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी। उसकी रीज़न ये वाले जो पॉइंट हैं ये हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप नंबर जो 17 है 7 है जिसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, इसमें एक्सेप्शन है फ्लोरीन और क्लोरीन में। फ्लोरीन है फिर क्लोरीन है। अब होना तो यूँ चाहिए कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो वैल्यू ऑफ ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो वैल्यू डिक्रीज़ करती है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। ये भी एक्सेप्शनल केस है। उसकी रीज़न ये है कि जो फ्लोरीन है ये सेकंड पीरियड का मेंबर है और ग्रुप नंबर 7 का तो पहला मेंबर है लेकिन पीरियड सेकंड में आता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसकी अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पीरियड 2 का मतलब है कि इसमें शेल 2 हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो जाते हैं, 1s 2 2s 2 2p 5। तो ये वाले जो होते हैं दूसरा शेल है और उसमें मज़ीद 2 आगे ऑर्बिटल हैं। तो ये एक थिन क्लाउड बनाते हैं, थिन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं। मतलब बहुत ही एक दूसरे के करीब करीब होते हैं दोनों ऑर्बिटल जो हैं। इस वजह से जो है इसकी वैल्यू उतनी नहीं आती जितनी क्लोरीन की आती है। क्लोरीन जो है ये ग्रुप नंबर 7 का मेंबर तो है सेकंड, लेकिन पीरियड 3 में आता है और इसमें नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं बाहर से। इसलिए क्लोरीन की वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वो ज़्यादा आती है। इसी तरह एक्सेप्शन केस है ग्रुप में, वो ग्रुप नंबर 2 है। जैसे कि हमने बात की कि ये कम्प्लीटली फिल होता है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम आती है। इसी तरह जो हमारे पास अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 5 की, तो वो हाफ फिल्ड होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 8 की, तो ये कम्प्लीटली फिल होता है। तो इसका मतलब हुआ ये हाफ फिल्ड है, ये कम्प्लीटली फिल है। ग्रुप नंबर 2 में एस ऑर्बिटल होता है और एस कम्प्लीटली फिल होता है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। इसमें कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कम्प्लीटली फिल होता है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐड नहीं कर पाते, इस वजह से इसकी वैल्यू बहुत कम आती है। इसी तरह ग्रुप नंबर 5 जो है ये हाफ फिल्ड होता है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ग्रुप नंबर 5 का जो आखिरी शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये जो है ग्रुप नंबर 5 ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है पूरे का पूरा और इसका आखिरी शेल पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो पी का मतलब है कि इसमें 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो कि हाफ फील्ड हैं और हाफ फील्ड जो होती है वो कंसीडर की जाती है कि कुछ ना कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबल चीज़ में इलेक्ट्रॉन ऐड करना तो डिफ़िकल्ट, इसलिए इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की कम आती है। इसी तरह ग्रुप नंबर 18 है। ग्रुप नंबर 18 का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, नोबल गैसेस होती हैं और नोबल गैसेस में बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसी वजह से 2 और जो 8 ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आप आगे क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि राउंड बाउंड ज़ीरो कंसिडर की जाती हैं।
तो ये था ओवरऑल हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।